नवंबर 2020 जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं सारे लोग अपने साथ जुड़ चुके होंगे और यदि नहीं जुड़े हैं उन्हें आप जोड़ दोगे, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। चलिए मित्रों, शुरू करता हूं आज का ये पहला क्वेश्चन। पढ़ना लिखना अभियान कब शुरू किया गया था जो हाल ही में चर्चा में रहा है? भैया चर्चा में क्यों रहा बाद में बात है, पहले इस अभियान के बारे में जानते हैं। ये अभियान है क्या? तो पढ़ना लिखना अभियान 8 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर को ही क्यों शुरू किया गया था? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के दिन ही ये पढ़ना लिखना अभियान लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य क्या रखा है? इसका लक्ष्य याद रखें, 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेना, सभी लोगों को साक्षर कर देना या पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया इस अभियान का। अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में इस अभियान में केरल राज्य शामिल हुआ है। वो आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा राज्य शामिल हुआ है, तो नोट करें केरल राज्य शामिल हुआ है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि ये शुरू कब हुआ, तो 8 सितंबर 2020 को, जिसमें हाल ही में केरल राज्य सम्मिलित हो चुका है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में इसका कौन सा संस्करण था? हाल ही में नहीं बोल सकता मैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2020 है ये कब होगा भैया? दिसंबर 2020 में होगा, यानी आगे होगा ये तो दिसंबर 2020 में होगा। लेकिन इसका कौन सा संस्करण है आप ध्यान रखिए, इसका 4th संस्करण है। ये चौथी टाइम पर हो रहा है, लेकिन इस बार होगा कैसे भैया? वर्चुअली मतलब ऑनलाइन होगा। क्यों होगा भैया? कोविड-19 की वजह से ये वर्चुअली या ऑनलाइन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये है क्या चीज? तो इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड, इसका अर्थ क्या हो गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसका अर्थ क्या हो गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020, जिसका चौथा संस्करण दिसंबर 2020 में होने जा रहा है। जिसकी थीम मैं आपको बताऊं तो समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ रहना। समावेशी जो नवाचार है इसका क्या रहना? स्मार्ट रहना, सुरक्षित रहना और टिकाऊ होना, ये इसकी थीम है 2020 की, और ये ऑनलाइन होगा, ध्यान रखें आप। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भैया इस क्वेश्चन पे लगा ले स्टार, इस क्वेश्चन पे लगा ले सारे लोग स्टार। हाल ही में किस राज्य ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये हाल ही में किया है? तो हरियाणा ने ये कर दिया है कि भैया वहां पर पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो वहां पर यदि 100 सीट पंचायत की है तो 100 में से 50 सीट आरक्षित हो गई है महिलाओं के लिए, यानी 50 सीट पक्का महिला के पास ही रहेगी। इसका अर्थ ये है। तो ये हाल ही में हरियाणा ने शुरू किया है 50% आरक्षण देने के लिए। वहां के मुख्यमंत्री कौन है भैया? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ की राजधानी कहाँ है भैया? चंडीगढ़। वहां के उप मुख्यमंत्री भी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, दुष्यंत चौटाला वहां के उप मुख्यमंत्री है। और वहां के राज्यपाल कौन है भैया? सत्यनारायण आर्य। कौन है भैया? सत्यनारायण आर्य। हरियाणा से मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन करवाया था कि आशा पे ऐप, कौन सा ऐप? आशा पे ऐप। आशा कार्यकर्ताओं की पैसों की जानकारी के लिए आशा पे ऐप लॉन्च किया गया था, जो कि कहाँ लॉन्च किया गया है भैया? हरियाणा में लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखें भैया। और मैं अभी यदि आपको बताऊं तो 4th खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होंगे? पंचकुला हरियाणा में होंगे। कहाँ होंगे भैया? 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे भैया? पंचकुला हरियाणा में होंगे। आने वाले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th खेलो इंडिया गेम्स कब होंगे, कहाँ होंगे? ध्यान रखें भैया, ये होंगे पंचकुला हरियाणा में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखें, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन का आंसर है 10 नवंबर। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर। क्यों? कौन मनाता है भैया? इसे मनाता है यूनेस्को। कौन मनाता है? यूनेस्को। अब यूनेस्को ने मनाता है तो इसे पहली बार कब मनाया गया? तो इसे घोषणा की गई थी कि 2001 में कि भाई विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। घोषणा 2001 में की गई, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? 2002 में पहली बार मनाया गया। ये तो बात हुई विश्व विज्ञान दिवस की। अब जानते हैं भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो हमारे भारत का विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो सीवी रमन है, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, उनकी याद में ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर डे एंड डेट्स का क्वेश्चन आया दोस्तों, तो मैं इस महीने के, क्योंकि आप जुड़ नहीं पाए, बीच में दीपावली का गैप आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको जोड़ना चाह रहा हूं। सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। देखें,
पहला हमने पढ़ा था 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। कौन सा दिवस? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। फिर पढ़ा हमने 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्या पढ़ा भैया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। फिर हमने पढ़ा 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। क्या पढ़ा भैया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक दिवस। राष्ट्रीय विधिक दिवस बोल रहा हूं, विधिक। यदि मैं बोलूं विधि दिवस, विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के लागू होने के कारण विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लेकिन राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और अब हमने पढ़ा है विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं सारे डे एंड डेट्स आपको याद होंगे। डे एंड डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, हर एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? अभी हम तो 4G में चल रहे हैं भैया, लेकिन एक देश है जिसने 6G उपग्रह भी लॉन्च कर दिया, वो है चाइना। कौन है भैया? चाइना ने 6G उपग्रह लॉन्च करने की बात कह दी है। चलिए चाइना के बारे में, चाइना की राजधानी क्या है भैया? बीजिंग। कौन सी राजधानी है? बीजिंग। लेकिन वहां की जो कॉमर्शियल यानी जो वाणिज्य राजधानी है वो है शंघाई। कौन है भैया? शंघाई। SCO हमने एक पढ़ा था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। चलिए तो वहां की वाणिज्य राजधानी शंघाई है। वहां के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। मैंने अभी करंट अफेयर्स आपने एक स्थान पढ़ाया था, शिनजियांग क्षेत्र। क्या पढ़ाया था भैया? शिनजियांग क्षेत्र। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि शिनजियांग क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति शिनजियांग क्षेत्र में निवास करती है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले भैया, आने की प्रबल संभावना रहेगी। किस प्रकार आ जाएगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता किस देश ने करवाया? तो इसका आंसर है रूस। किस देश ने करवाया? रूस। भैया इनमें क्या ऐसा क्या गड़बड़ हुई? हालांकि मैंने बता रखा है, लेकिन फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक वहां पर क्षेत्र है भैया, नारगोन काराबाग क्षेत्र। क्या? नारगोन काराबाग क्षेत्र। ये जो नारगोन काराबाग क्षेत्र है, ये किसकी सीमा में आता है? तो ये सीमा तो लगती है इसमें किसकी? अजरबैजान की। यानी नारगोन काराबाग क्षेत्र किस देश की सीमा में आता है? तो अजरबैजान की। लेकिन इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो आर्मीनिया के रहते हैं। किसके रहते हैं? आर्मीनिया के। तो अब दोनों में पक्का बात है कि क्या होगी? लड़ाई झगड़े होंगे कि भैया यहाँ पे जो लोग हैं वो आर्मेनिया के हैं, जबकि यहाँ पे जो क्षेत्र है वो किस में है? अजरबैजान में। तो ये तो बात आपको कंफर्म होगी। अब हुआ क्या कि रूस ने इसके बारे में क्या कर दिया भैया? तो रूस ने इन दो देशों के मध्य क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। अब हुआ क्या? समझौता के बाद में हो गया कि ये क्षेत्र किसकी सीमा में आता है। होता क्या है, जो क्षेत्र कौन सा देश अर्जित करता है वो क्षेत्र उसी का हो जाता है। तो ये नारगोन काराबाग क्षेत्र अजरबैजान की सीमा में आ जाता है। तो ये अब किसका क्षेत्र बन गया है? तो अजरबैजान का क्षेत्र बन गया है। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार आएगा मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये समझौता 10 नवंबर से लागू हो चुका है। ध्यान रखें, अब नारगोन काराबाग क्षेत्र पर यदि अधिकार पूछे तो अजरबैजान का अधिकार रहेगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आन सान सू की ने हाल ही में आम चुनाव में जीत दर्ज की, उनका संबंध किस देश से है? तो भैया उनका संबंध है म्यांमार से। कहां से भैया? म्यांमार से। वो वहां की चांसलर है। अब ध्यान रखें, आंग सान सू की पार्टी का नाम जरूर याद रखें, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। पुनः बोल रहा हूं, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, NLD। ये इनकी पार्टी का नाम है, जो आंग सान सू की पार्टी है। और इन्होंने हाल ही में आम चुनाव में वहां पर सीटें कितनी है भैया? 1117 सीटों में से 920 सीटों पर भारी बहुमत से क्या प्राप्त किए? जीत प्राप्त किए। और वहां की वो पुनः म्यांमार की बन गई है नेता। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का पुराना नाम भैया बर्मा। बर्मा की यदि राजधानी पूछे या म्यांमार की पुरानी राजधानी पूछे तो रंगून। कौन सा भैया? रंगून। ये भी आपको ध्यान रखना। और नई राजधानी पूछे तो नेपिता। क्या है भैया? नेपिता। सारी बातें ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? भैया इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा आपके एग्जाम में। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हुआ क्या कि 12 नवंबर 1947, कब? 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार
पहली बार और अंतिम बार आकाशवाणी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? आकाशवाणी का। यानी उन्होंने अपनी बात किसकी तरीके से रखी? तो आकाशवाणी की तरीके से रखी। लोक प्रसारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, लोक प्रसारण नहीं सुना हो तो ब्रॉडकास्टिंग सुना होगा। तो 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार आकाशवाणी का प्रयोग किया, जिसकी वजह से 12 नवंबर को ये लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भैया इन्होंने प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में एक क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां पर जो लोग हैं उनके विस्थापित हो रहे थे, उनको जागरूकता करने के लिए या उन्हें जागरूक करने के लिए महात्मा गांधी ने आकाशवाणी का प्रयोग किया था। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, का संबंध किस राज्य से है? तो सौमित्र चटर्जी, भैया इनसे भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी, आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से। ये थे कौन भैया? प्रसिद्ध अभिनेता थे। कौन थे भैया? प्रसिद्ध अभिनेता। तो इनको क्या हुआ कि ये इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपको मैं बताता हूं। ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। ये क्या थे? फेलुदा। ये नाम जरूर मैंने पढ़ाया भी था आपको कि फेलुदा क्या है। भैया फेलुदा हाल ही में कोविड-19 की टेस्टिंग किट का नाम फेलुदा रखा गया है, और फेलुदा में जो फेलुदा का रोल किया था वो सौमित्र चटर्जी ने किया था। इसके कारण आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। फेलुदा का रोल किसने किया था? सौमित्र चटर्जी ने किया, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता है और उनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। अब सौमित्र चटर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें 2004 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। फिर इन्हें 2004 में ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन डी ऑनर अवार्ड मिला था। भैया फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन डी ऑनर अवार्ड मिला था। अभी 2020 में ये अवार्ड किसे मिला था आपको ये बताना है। भैया आपको याद रखना है, मेरे को नाम याद आ रहा है, पेटी पेटी करके नाम है, एक टीचर था हिस्ट्री का जिसे ये अवार्ड 2020 में मिला था। और ध्यान रखें आप, 2012 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिसके कारण आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। ये तो क्वेश्चन भैया फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत की डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती होती है उसमें सेम टू सेम डिटो छपा था, उसमें क्रम पूछा था इसने। चलिए क्वेश्चन जानते हैं क्या है। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया था, का नाम है? देखें जब वो एग्जाम हुआ था तब तक 4 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां ही शामिल थी, अभी हाल ही में 5वीं कर दी है। तो चारों का क्रम पूछा था उसने, आपको क्रम वाइज याद रखनी है। अब आप जानते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी होती क्या है। जो स्कॉर्पियन श्रेणी है ये प्रोजेक्ट भी नाम याद रखें, प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की सहायता से बनाई जा रही है। किस देश की सहायता से बनाई जा रही है? फ्रांस की सहायता से ये पनडुब्बियां बनाई जा रही है। कुल कितनी पनडुब्बियां बनेगी? 6 पनडुब्बियां बनेगी। ये तो बेसिक जानकारी हुई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की सहायता से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जाएगी। अभी हाल ही में 5वीं शामिल की गई है, तो अब 5वीं का नाम तो है वागीर। देखिए मैंने क्रम वाइज ऑप्शन में नाम लिख दिया है, पुनः बोल देता हूं। कलवरी, पहली, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर, ये 6ठी हो जाएगी। अभी शामिल नहीं हुई है, लेकिन 6ठी का नाम डिक्लेयर हो चुका है, वागशीर इसका नाम है। 6 के 6 भैया सोते वक्त गोली के रूप में लेना है इनको, 2-3 दिन लेोगे तो याद होगा। क्रम वाइज याद रखना है, कालवेरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर। पुनः नाम 3-4 बार आप जरूर बोलें और डेली बोलें, अपने नोटबुक में नोट कर लें, जहां से आप खोलते ही इन्हें पहले पढ़ें। भैया इनसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी आपके एग्जाम में। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला गया? भैया इंपॉर्टेंट, चंदन संग्रहालय कहां खोला गया? तो कर्नाटक में खोला गया। कर्नाटक में कहां? मैसूर में खोला गया। अब संग्रहालय से बात आई है तो संग्रहालय से 4-5 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। चलिए, पहला रेल संग्रहालय खोला गया था मैसूर कर्नाटक में। कहां खोला गया था? मैसूर कर्नाटक में। दूसरा रेल संग्रहालय हुगली नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, हुबली कहाँ है? कर्नाटक में ही है। तो दूसरा रेल संग्रहालय हुबली में ही खोला गया था, जबकि पहला रेल संग्रहालय मैसूर में खोला गया। खिलौना संग्रहालय किस राज्य में? गुजरात में। कहां पे दोस्तों? गुजरात में। और यदि पूछे समुद्री संग्रहालय, ये भी गुजरात में। स्थान नाम याद रखें, लोथल गुजरात में समुद्री संग्रहालय। एक सबसे इंपॉर्टेंट संग्रहालय याद रखें, जनजातीय संग्रहालय कहां खोला गया है? तो रांची झारखंड में। नाम नोट करें, जनजातीय संग्रहालय कहां खोला गया है? तो रांची झारखंड में जनजातीय संग्रहालय खोला गया है। उम्मीद करता हूं सारे लोग जो दोस्त अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप नोट कर लेंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में 17वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है,
इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? चलिए भारत आसियान के बारे में बात जानेंगे, पहले आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। कब हुई? 1967, 1967। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता। जकार्ता कहाँ है भैया? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ध्यान रखें भैया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जहां इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 10। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। यह तो बात हुई आसियान की। अब हुआ क्या कि जब 1967 में तो आसियान की स्थापना हुई, जबकि 1992 में भारत और आसियान के मध्य वार्ता स्टार्ट हुई। क्या हुई? वार्ता। इनके मध्य बातें होने लगी। आप तो ये समझे सिंपल तरीके से। तो 1992 में वार्ता स्टार्ट हुई, लेकिन 2002 में आते आते उनके मध्य बैठक होने लगी। यानी पहली जो सम्मेलन होता है या बैठक होती है वो होने लगी। कब? 2002 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। भारत आसियान का बोल रहा हूं दोस्तों, आसियान का नहीं बोल रहा। भारत आसियान का जो पहला सम्मेलन है वो 2002 में हुआ था, लेकिन वार्ता 1992 में शुरू हो गई थी। अब ये 17वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में याद रखें। इसका अध्यक्ष कौन है? तो वियतनाम इसका अध्यक्ष है। नाम नोट करें। तो वर्तमान आसियान है उसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वियतनाम वर्तमान में उसका अध्यक्ष है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे 12 के 12 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं आपको करंट अफेयर्स जरूर कवर करवा दूंगा, तो करवा दूंगा। जो जुड़ना चाहे वो जरूर जुड़े, कहीं भी जुड़े, लेकिन करंट अफेयर से जरूर जुड़े। दोस्तों क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपने अभी पुलिस के एग्जाम में जरूर देखा होगा, और पटवारी में तो और ज्यादा आएंगे। पटवारी ऐसा एग्जाम है दोस्तों जो एकदम फिक्स क्वेश्चन आएंगे। यदि उसने बोल दिया कि 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, तो 10 ही क्वेश्चन आएंगे। यह आप जरूर ध्यान रखें। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ें। और यदि आपको पटवारी का जो अनअकैडमी से यदि खरीदना है प्लस कोर्स, तो वहां से जरूर खरीदें। चलिए मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।